नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। अब हम आपको बताएं कि लखनऊ शहर को जल्द ही कचरे के ढेर से राहत मिलने वाली है। इसको लेकर नगर निगम ने क्या कुछ कहा, सब कुछ बताएंगे हम आपको आगे इसी शो में। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत को एक और खुशखबरी मिली है। देश में हथियारों के आयात में भारी कमी दर्ज की गई है। क्या है पूरी जानकारी, आगे बताएंगे हम आपको। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को नई दिशा देने का दावा करते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार इस बदलाव को नई शिक्षा नीति के तहत संसाधनों के बेहतर समन्वय की दिशा में कदम बता रही है। सब कुछ जानेंगे आगे इस शो में। तो वहीं अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 11A और इमरजेंसी एग्जिट वाली सीटों की डिमांड अचानक से क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ अब प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां हर दिन निकलने वाले कचरे को पूरी तरह से प्रोसेस किया जाता है। जी हाँ, लखनऊ ने अब जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का दर्जा हासिल कर लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब शहर में कहीं भी कचरे का ढेर दिखाई नहीं देगा। इस बड़ी उपलब्धि के पीछे शिवरी वेस्ट में शुरू किया गया है नया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट, जो शहर का तीसरा ऐसा प्लांट है। इसी प्लांट के शुरू होने के साथ लखनऊ ने यह मुकाम हासिल किया है, जहां कचरा डंप नहीं होता बल्कि पूरी तरह से प्रोसेस होकर फिर से उपयोगी बनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि लखनऊ सिर्फ तहजीब और नवाबी के लिए ही अच्छा नहीं है, शहर और सस्टेनेबिलिटी में भी एक मिसाल बन चुका है। यानी अब नजारा बदलेगा। अब लखनऊ की गलियों में, सड़कों पर, कॉलोनियों में कोई भी कचरे का ढेर नहीं लगेगा। तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में बताते हैं आपको कि कैसे बदली लखनऊ की तस्वीर, कौन है इसके पीछे के असली हीरो और क्या ये मॉडल बाकी शहरों के लिए बन सकता है एक नई दिशा। लखनऊ में शिवरी वेस्ट ने एक नया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है। यह शहर का तीसरा प्लांट है। इस प्लांट के शुरू होने से लखनऊ ने यह उपलब्धि हासिल की है। यह नया प्लांट हर दिन 700 मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस कर सकता है। पहले से ही शहर में 2 प्लांट हैं। इन तीनों को मिलाकर अब हर दिन 2100 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा प्रोसेस कर रहा है। अब शहर को कचरा कहीं फेंकने की जरूरत नहीं होगी। लखनऊ में हर दिन लगभग 2000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। नए प्लांट का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री AK शर्मा और महापौर सुषमा खरकवाल ने किया। मंत्री शर्मा ने बताया कि लखनऊ नगर निगम को विभाग से लगभग 100 करोड़ रुपए की मदद मिली है। LMC को प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति भी दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शहरों में सालों से जमा 19 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से लगभग 2/3 कचरा प्रोसेस कर दिया गया है। इससे कचरे का ढेर अब उपयोगी जमीन में बदल गया है। लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाया गया है, जिससे कि 25 एकड़ जमीन खाली हो गई है। अगले 6 महीनों में 15 एकड़ और जमीन खाली होने की उम्मीद जताई जा रही है। महापौर खरकवाल ने बताया है कि LMC कचरे को 3 मुख्य चीजों में बदलता है। पहला है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यानी RDF। इसका इस्तेमाल सीमेंट और खाद बनाने वाली कंपनियां करती हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन यानी C&D वेस्ट। इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होता है। और तीसरा है खाद, जिसका इस्तेमाल खेती में किया जाता है। महापौर ने आगे कहा कि इन तरीकों से लखनऊ दुनिया के उन शहरों में शामिल हो गया है जो अपने हर दिन के कचरे को पूरी तरह से प्रोसेस करते हैं। मंत्री शर्मा ने यूपी दर्शन पार्क जैसी योजनाओं के बारे में भी बताया। इस पार्क में ताजमहल और लाल किले जैसे स्मारकों की रेप्लिका बनाई गई है, जो रिसाइकल किए गए कचरे से बनी है। इसी तरह का एक पार्क प्रयागराज के कलावती पार्क में भी बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्राजील और आंध्र प्रदेश से आए लोगों ने हाल ही में इस जगह का दौरा किया है। इससे ये पता चलता है कि शहर के कचरा मैनेजमेंट मॉडल में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। मंत्री शर्मा ने कहा कि लखनऊ नगर निगम को लगभग 100 करोड़ रुपए की मदद मिली है और उसे प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति दी गई है।
महापौर खरकवाल ने भी कहा कि यह एकीकृत दृष्टिकोण लखनऊ को दुनिया के उन शहरों में शामिल करता है जो 100% कचरा प्रोसेस करते हैं। लखनऊ का यह मॉडल अब दूसरे शहरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। इससे दूसरे शहरों को भी कचरा मैनेजमेंट में मदद मिलेगी और वे जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन सकते हैं। तो लखनऊ अब उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां हर दिन निकलने वाला कचरा पूरी तरह से प्रोसेस होता है। मतलब लखनऊ में अब कचरे का ढेर नहीं लगेगा। शिवरी वेस्ट में नया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने के साथ ही यह शहर जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का दर्जा हासिल कर चुका है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का यह दर्जा शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ इस मॉडल के साथ दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जो 100% कचरा प्रोसेस करते हैं। यह मॉडल न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हमारी तरफ से यही उम्मीद है कि और शहर भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं और साफ सुथरे, स्वस्थ और स्वच्छ भारत के सपने को हकीकत में बदलें। तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में हथियारों के इंपोर्ट की। भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। हथियारों के इंपोर्ट में कमी आई है और मेक इन इंडिया का जलवा बढ़ा है। भारत ने पिछले 14 वर्षों में अपनी रक्षा आयात पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर लिया है। यह बदलाव उसकी रक्षा रणनीति और नीति में बड़ा मोड़ को दर्शाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक था। उस समय भारत कुल वैश्विक रक्षा आयात का 11% हिस्सा था, लेकिन अब 2024 में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। यूक्रेन, जो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अत्यधिक सैन्य उपकरणों की मांग में है, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। पोलैंड दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। भारत अब कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे स्थान पर है, जिनका वैश्विक रक्षा आयात में 4% हिस्सा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात कम किया है और निर्यात में वृद्धि की है। 2017 से 2024 तक रक्षा आयात में 41% की सालाना वृद्धि हुई है, जो 15 अरब रुपए से बढ़कर 236 अरब रुपए हो गई है। इससे यह साफ दिखता है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब अधिक आत्मनिर्भर हो रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस रिपोर्ट में पूरी पड़ताल करते हैं। भारत लंबे समय तक अपने रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहा है, लेकिन पिछले 14 वर्षों में इस स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। कोटक म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट बताती है कि 2010 में भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक था और उस समय इसका हिस्सा दुनिया के कुल रक्षा आयात का 11% था। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान था, जिसके पास 9% हिस्सा था, लेकिन 2024 तक भारत चौथे सबसे बड़े रक्षा उपकरण आयातक देश में बदल गया है। यूक्रेन, जो रूस के साथ युद्ध के कारण भारी सैन्य उपकरणों की मांग में है, अब दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक बन चुका है। इसके बाद आता है पोलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत अब कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जिसका कुल वैश्विक रक्षा आयात में 4% हिस्सा है। इस बदलाव का मुख्य कारण है भारत की घरेलू रक्षा उत्पादन नीति। भारत ने अपने देश में ही अधिक से अधिक रक्षा उपकरणों का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। इस कदम से न केवल भारत का आयात घटा है, बल्कि रक्षा निर्यात में भी तेजी आई है। 2017 से 2024 के बीच भारत के रक्षा निर्यात में प्रतिवर्ष 41% की वृद्धि दर्ज हुई है। 2017 में रक्षा आयात की कुल रकम 15 अरब रुपए थी, जो कि 2024 में बढ़कर 236 अरब हो रखी है। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब अधिक आत्मनिर्भर बन रहा है, जो न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि आर्थिक विकास में भी सहायक है। सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी इस सफलता के पीछे की वजह है।
भारत ने पिछले एक दशक में अपनी रक्षा नीति और रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यह अब विदेशी हथियारों और उपकरणों पर कम निर्भर हो गया है और अपनी रक्षा आवश्यकताओं को देश के भीतर पूरा करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दरअसल पिछले 14 वर्षों में भारत ने अपने रक्षा उपकरणों की विदेशी निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत लंबे समय तक अपने रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर ही निर्भर रहा है। 2010 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक था, जो कुल वैश्विक रक्षा आयात का 11% हिस्सा था। उसी समय पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसे देश भी बड़े आयातक थे, लेकिन 2024 तक स्थिति काफी बदल चुकी है। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के कारण बढ़ी मांग के चलते दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक बन रहा है। पोलैंड और अमेरिका भी शीर्ष आयातकों में शामिल है। भारत अब चौथे स्थान पर है, जहां इसका कुल वैश्विक आयात का 4% हिस्सा है। यह बदलाव भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़ा मोड़ दर्शाता है। भारत ने अब घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जिससे आयात कम हुआ है। इसके साथ ही रक्षा निर्यात में भी वृद्धि हुई है। 2017 से 2024 तक रक्षा निर्यात में 41% की सालाना वृद्धि हुई है, जो 15 अरब रुपए से बढ़कर 236 अरब रुपए हो गई है। सरकार की यह पहल न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत कर रही है, बल्कि आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। भारत का यह मॉडल अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। और अब बात करते हैं बच्चों के भविष्य की। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कैसे? उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार अब 8वीं तक संचालित 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों का विलय करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी, लेकिन दूसरी ओर शिक्षकों का कहना है कि यह बच्चों के भविष्य और नई शिक्षक नीति पर बड़ा खतरा बन सकता है। तो क्या स्कूलों का ये विलय शिक्षा सुधार की दिशा में कदम है या फिर निजीकरण की शुरुआत? तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, शिक्षक संगठन क्या कह रहे हैं और इसका असर किन किन पर पड़ सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तरफ कदम बढ़ाया, जिसके तहत प्रदेश में कक्षा 8 तक संचालित हो रहे 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों का विलय यानी कि मर्ज करने की तैयारी है। इस संबंध में बीते दिनों बेसिक शिक्षा के अपर सचिव ने आदेश जारी किया है, जिससे सार्वजनिक होते ही प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद से प्रदेश में शिक्षकों के पदों की कटौती होगी और नई शिक्षा भर्ती पर संकट आ सकता है। ऐसे में इसको लेकर प्रदेश में शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस आधार पर स्कूलों का विलय किया जाएगा, नई शिक्षक भर्ती पर इसका कितना असर पड़ सकता है, शिक्षक संगठन क्या कह रहे हैं। यूपी में परिषदीय स्कूलों की संख्या है 1.32 लाख। ये स्कूल वह हैं जहां प्रदेश सरकार की तरफ से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। इन सरकारी स्कूलों में ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाने की तैयारी है जहां पर मौजूदा समय में छात्रों की संख्या 50 से कम है। इस संबंध में बीते दिनों प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पड़ोस के किसी स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा। वहीं अगर स्कूल के रास्ते में कोई नाला है, नदी है, हाईवे है, रेलवे ट्रैक है, तो ऐसे स्कूल भी मर्ज किए जा सकते हैं। यूपी सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के फैसले को सकारात्मक बता रही है। प्रदेश सरकार का तर्क है कि सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों के बीच समन्वय और संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसी कड़ी में यूपी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोलने जा रही है, जो स्मार्ट क्लास, टॉयलेट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, डाइनिंग हॉल, मिड डे किचन, वाईफाई, ओपन जिम जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। इस पूरी कवायद से लखनऊ में ही अकेले 445 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का विलय होगा, जिन्हें मर्ज करने की तैयारी है।
विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई से इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे नजदीकी स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर लखनऊ के बीएसए राम प्रवेश ने भी स्पष्ट किया है कि स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि इनमें पढ़ रहे बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। इन स्कूलों में आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, लाइब्रेरी और खेलकूद की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। यूपी में स्कूलों को मर्ज करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन और बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है और आंदोलन व न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के लखनऊ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मौर्य और शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी हरिशंकर राठौर ने भी विलय को स्कूलों के निजीकरण की ओर कदम बढ़ाया है। अब सवाल ये है कि नई शिक्षक भर्ती का क्या होगा, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। यूपी में 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। कार्मिक विभाग प्रदेश में 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे यूपी शिक्षा चयन आयोग के पास भेज दिया जाएगा, जहां से पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक के ये पद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भरे जाएंगे। यूपी में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होने जा रहा है। इन भर्तियों के लिए कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज देंगे, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी शिक्षा चयन आयोग को बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्तियां करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं मिलने से नई भर्तियां नहीं शुरू हो सकी हैं। आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकें होने के बाद भी अधियाचन के प्रारूप पर विवाद बना रहा है, लेकिन अब विवाद खत्म होने के बाद कार्मिक विभाग अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य को पूरा होने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों और आयोग को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अधियाचन मिलने तक लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आयोग के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगर संबंधित विभागों ने समय से अधियाचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 20,000 से अधिक पदों पर, अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई होती। आयोग ने विज्ञापन पर 2022 के तहत टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अभी स्पष्ट नहीं किया है। पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभावित है और 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार नजर आ रहे हैं। इन दोनों परीक्षा को लेकर असमंजस है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब रास्ता निकलता दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में कदम उठाए हैं, इसका प्रदेश भर में विरोध शुरू हो चुका है। शिक्षक संगठनों ने इस कदम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका मानना है कि इससे शिक्षकों के पदों में कटौती हो सकती है और नई भर्ती की संभावनाओं पर भी संकट आ सकता है। यह मामला शिक्षा के भविष्य और शिक्षक समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम इस मुद्दे पर आपको अपडेट देते रहेंगे। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं विमान में सीट 11 की, जिसे लोग अब चमत्कारी सीट भी बताने लगे हैं। सीट 11A विमान में एक विशिष्ट सीट है जो अक्सर आपातकालीन निकास के लिए होती है।
हाल ही में 2 अलग-अलग विमान दुर्घटनाओं में इस सीट पर बैठे यात्रियों के बचने की खबरें आईं, जिससे इस सीट को चमत्कारी सीट के रूप में जाना जाने लगा है। और अब यह एक संयोग है कि 1998 में थाईलैंड में एक विमान दुर्घटना में एक थाई गायक रुवांगसाक लाचुसाक सीट 11A पर बैठे थे और वह दुर्घटना से बचने से कामयाब रहे थे। उन्होंने बताया कि साल 1998 में हुए घातक प्लेन एक्सीडेंट में वह जीवित बच गए थे, जिसमें 101 लोगों की मौत हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि वह उस सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये वही सीट है जो हाल ही में हुए एयर इंडिया हादसे के एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार की थी, जो कि बच गए थे। लाचुस्क ने कहा कि भारत में हुए विमान हादसे का एकमात्र बचा शख्स मेरी ही सीट नंबर 11A पर बैठा था। मैं इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। रुवांगसाक लाचुस्क थाई एयरवेज की फ्लाइट TG261 में सवार थे, जो बैंकॉक से सूरत थानी एयरपोर्ट जा रही थी। लैंडिंग के दौरान विमान अनियंत्रित होकर दलदल में जा गिरा। इस हादसे में 132 यात्रियों के साथ 14 चालक दल के सदस्यों में से 101 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 45 लोग घायल हुए थे। लाचुस्क इसे अपना दूसरा जीवन बताते हैं। उन्होंने उस भयावह अनुभव के बाद की मनोवैज्ञानिक परेशानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद 10 साल तक मुझे विमान में यात्रा करने में डर लगता था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी, भले ही हवा सामान्य गति से चल रही हो। उन्होंने अपना भयानक अनुभव बताते हुए कहा कि मैं किसी से बात करने से बचता था और हमेशा खिड़की के बाहर देखता रहता था। मैं इतना डरने लगा था कि किसी को खिड़की को बंद करने नहीं देता था। अगर बाहर काले बादल या बारिश दिखाई देती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं नर्क में हूँ। आपको मालूम हो कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के एकमात्र बचे व्यक्ति विश्वास कुमार भी सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इस हादसे में 242 यात्रियों में से केवल वह ही जीवित बचे। उन्होंने अपने भाई अजय कुमार को खो दिया, जो कि 11J पर बैठे थे। विश्वास भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। उनके भाई अजय मूल रूप से दीव के रहने वाले थे। दोनों भाई पिछले 15 साल से ब्रिटेन में रह रहे थे। इन 2 घटनाओं के कारण 11A सीट को चमत्कारी सीट के रूप में जाना जाने लगा है और कुछ लोग इसे सुरक्षित सीट भी मानते हैं। सीट 11A आमतौर पर विमान के आगे के हिस्से में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के बीच में या फिर इकोनॉमी क्लास के सामने वाले हिस्से में होती है। यह सीट अक्सर आपातकालीन निकास के पास होती है, जो यात्रियों को जल्दी और सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। प्रत्येक विमान में सीट 11A की स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर होती है। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि हर विमान हादसा अलग होता है और किसी भी सीट को 100% सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। आपातकालीन निकास के पास की सीटें जैसे 11A निश्चित रूप से यात्रियों को जल्दी निकलने में मदद कर सकती हैं, लेकिन यह भी सच है कि विमान के आगे के हिस्से में अक्सर दुर्घटना के समय सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि 11A विमान हादसे में सुरक्षित है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर आपातकालीन स्थिति में। बीते दिनों में सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए यह हादसा बेहद दुखद रहा है। आप देख रहे थे आईना सच का। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। नमस्कार।